Welcome to my YouTube channel. Like, subscribe, and don't forget to press bell icon button. आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं मिसबा खटक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ शाहीन। मिसबा खटक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सरगर्म और तजर्बाकार रहनुमा मलक फारूक साहब, जो इस वक्त पीपीपी की डिविजनल सदर की हैसियत से खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। सियासत, अवामी खिदमत और पार्टी की नजरिए के हवाले से इनकी काविशें काबिल सताइश हैं। हम इनसे जानेंगे कि सियासत में इनका सफर कैसा रहा, पार्टी का मौजूदा मौक़िफ़ क्या है और वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान को किस नजरिए से देखते हैं। सबसे पहले सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपकी बहुत ज्यादा मशकूर हूँ सर कि आपने अपने इतने मसरूफ वक्त में से वक्त निकाला और हमारे चैनल को वक्त दिया। सर कैसे हैं आपके मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपकी मेहरबानी, आपने हमें यहाँ बुलाया है अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए, ये आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप जुड़े हैं, तो पाकिस्तान में हम देखते हैं कि बेपनाह आपको इस तरह की पार्टीज नजर आती हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ही क्यों? आखिर आपने इस पार्टी को क्यों चुना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई भी सियासतदान चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो जब किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो सोचता है कि ये जो पार्टी है इसका मंशूर कैसा है, इसने पाकिस्तान के लिए क्या खिदमात सारे अंजाम दिए हैं, इनके लीडरों का विजन क्या था, इनके लीडरों की कुर्बानियाँ क्या थी। तो फिर बहुत सारे जो हमारे पाकिस्तान की पार्टियां हैं उनको देखने के बाद, उनके मंशूर को देखने के बाद, उनकी जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ हैं उनको देखने के बाद सबसे बेस्ट जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी है। उसकी वजह अगर पाकिस्तान कायदे आज़म ने बनाया तो उसको महफूज, उसको मजबूत पाकिस्तान पीपल पार्टी ने किया। पाकिस्तान पीपल पार्टी के कायद ने जो हमें मंशूर दिया, जो उसका विजन था, वो आप सारे लोग ख़ासकर मीडिया वाले ये जानते हैं कि वो पाकिस्तान बनने से पहले रईस थे, नवाब थे। बेशक। लेकिन भुट्टो साहब के सीने के अंदर जो दिल धड़कता था वो आम आदमी के लिए धड़कता था, वो गरीबों के लिए धड़कता था, वो मजदूरों के लिए धड़कता था, वो किसान के लिए धड़कता था, वो दुकानदार के लिए धड़कता था और वो रेड़ी वाले के लिए धड़कता था। तो ये जब हमने देखा कि एक पार्टी जो है उसने फोकस ही गरीबों के लिए किया है, उसने उस वक्त की यूथ के लिए फोकस किया, उसने उस वक्त ख्वातीन के लिए फोकस किया, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अगर पाकिस्तान को मजबूत करना है और इस मंशूर के अलावा किसी के साथ आपने जाना है तो आपने न सिर्फ सियासत में नाकामी हासिल करनी है बल्कि आपने खिदमत लोगों की नहीं कर सकनी। तो इस वजह से मैंने पाकिस्तान की पार्टी का इंतखाब किया। माशाल्लाह, ज़बरदस्त सर, आपने सियासत का इतना अच्छा हमारे सामने एक अमली जामा रखा। तो सर आप माशाल्लाह से इतना अरसा हो गया, आपका अरसा दराज से आप सियासत के अंदर हैं, तो आपने लोगों की कैसे खिदमत की है? देखें जी, मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि सियासतदान छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो सियासत करे तो सियासत इबादत होती है और इबादत हर इंसान नहीं कर सकता, चाहे वो सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, सोशल वर्कर हो। अब आप देखेंगे कि इस दुनिया में, पाकिस्तान में बहुत सारे सोशल वर्कर हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन जिनका नाम है, जिनको आप रोजाना देखती हैं, तो बहुत कम लोग नजर आएंगे। तो इसलिए जब मैंने सियासत की बुनियाद रखी, फैमिली वाइज हम बड़े सियासतदान तो नहीं थे, लेकिन यूनियन कौंसिल की हद तक, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की हद तक मेरे अबाओ अजदाद का एक नाम था। तो मैंने 2001 में ये जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आया था मुशर्रफ दौर में, उसमें अपनी सियासत की बुनियाद रखी और मैंने अमली सियासत में हिस्सा लिया। तो मैंने उसके बाद 3 दफ़ा डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का मैं मेंबर बना हूँ। मैंने अपने हल्के से मैंने हैट्रिक की है। तो जब मैंने हैट्रिक की तो मेरा इलाका बड़ा पसमानदा इलाका है। आप ये यकीन जाने कि मेरा इससे पहले जो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन मेरा ताया था, तो उसने मरते वक्त ये कहा है कि अगर आपको अल्लाह ताला हिम्मत दे तो कम से कम ये हमारा रोड जो सदियों से कच्चा, इसको पक्का करा लेना। तो मैंने उस इलाके के गरीबों की मजबूरियाँ, बेकसियाँ, मुताजियाँ देखी थी। तो जब मैंने अमली सियासत में कदम रखे तो मैंने अपने इलाके के अंदर रोड, लोगों के जो बुनियादी चीज़ें थे वो स्कूल, प्राइमरी स्कूलों को मिडल करवाया, मिडल को हाई करवाया और अपने उस यूनियन काउंसिलों में सैकड़ों के हिसाब से गरीब लोगों को नौकरियां दी। थोड़े दिनों के बाद यानी 2001 की जो सियासत शुरू थी
उसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर अपने इलाके की बेहतरीन तर्जुमानी की और अपने इलाके के लिए बाकी मेंबरान से सबसे ज़्यादा फंड अपने इलाके में जाके इस्तेमाल किया। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिला और यहाँ से हमने 2 सीटें जीती, एक अहमद शाह साहब और एक शाजी खान साहब। चूँकि शाजी खान का उसका अपना ज़ाती सफ़र मेरे साथ 2001 में, वो भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर बने थे, तो तमाम दोस्तों की मशावरत से वो इलेक्शन जीते और मिनिस्टर बन गए। तो मैडम मैं आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान बनने के बाद इस डिस्ट्रिक्ट मानसहरा के अंदर, इस डिस्ट्रिक्ट मानसहरा के अंदर एक ख़वातीन का डिग्री कॉलेज था, बच्चों का डिग्री कॉलेज था। दूसरा डिग्री कॉलेज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बना के दिया और हमने बना के दिया, माशाल्लाह, जबरदस्त। फिर हमने उस अपने 5 साल दौर के अंदर डिस्ट्रिक्ट मानसहरा के अंदर शाजी खान के हल्के में 3500 लोगों को नौकरियां दी, यानी 3500 घरानों को नौकरियां दी। और हमारा जो हल्का उस वक्त PK 31 था, उसके अंदर उस 5 साल के दौरान कोई रोड आपको कच्चा नजर नहीं आएगा। और वहां पर जहाँ रोड की अप्रोच ही नहीं थी, वहां हमने रोडों की अप्रोच दी, लोगों की जो बुनियादी सहूलतें थी वो थी। हमने एजुकेशन के ऊपर काम किया। मेरी यूनियन काउंसिल में चंद स्कूल जो मिडिल थे, फिर हमने उनको मिडिल से हाई करवाया, फिर हाई को हमने हायर सेकेंडरी स्कूल करवाया। अब मैं जिस गांव से ताल्लुक रखता हूँ वो पसमानदा तरीन गांव था। अब आप वहाँ जाएं, वहाँ बाजार है, वहाँ नेशनल बैंक है, वहाँ वापडा का ऑफिस है, वहाँ आपको यूटिलिटी स्टोर नजर आएगा। वहाँ मैंने 1 से 3 स्कूल किए। मैंने लड़कियों के मिडिल स्कूल को हाई स्कूल किया, मैंने लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल वहाँ करवाया। इस तरह मैंने अपनी यूनियन काउंसिल में हजारों के हिसाब से न सिर्फ लोगों को सहूलतें दी बल्कि हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर बहुत काम किया। आज यानी मेरा हैट्रिक करना, जब अपने इलाके से हैट्रिक करना था, तो वो लोगों का इतराफ था कि मैंने अपने इलाके के लोगों के लिए काम किया। अच्छा सर, मैं आपकी बात को काट रही हूँ, माजरत खाऊं। पहली बात तो ये कि हमारे लिए काबिल फख्र बात है कि आप जैसे लोग हमारी सियासत में, हमारे मानसरा में मौजूद हैं। तो सर मेरा जो मेन सवाल है वो आपसे ये है कि आपकी पार्टी के मंशूर में एक सबसे अच्छा पाकिस्तान के लोगों के लिए जो चीज़ है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम है, जिससे हम देखते हैं कि सैकड़ों घरों में आटा जाता है, सैकड़ों घरों की जरूरियात पूरी होती हैं। लेकिन सर अगर हम मानसरा की बात करें, चूंकि अभी हम मानसरा से रिलेटेड बात करें, तो यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में काफी दुश्वारी है। तो आप क्या समझते हैं कि जिन लोगों को जो हकदार है उन्हें अभी तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए जो पैसे नहीं मिले, या इसका तरीक़ेकार जो ज्वाइनिंग कौन में जो उन्हें दुश्वारी पैदा आ रही है, तो इसके बारे में कोई आप सहूलतकार ऐसी बात बता दें जो उनके लिए एक सहूलतकार बन सके और वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सके। और देखिए मैडम, ये तो प्रोग्राम काफ़ी अरसे का है। ये बेनज़ीर साहब की ख्वाहिश थी और उनकी जो इस पाकिस्तान की ख़वातीन और ख़ासकर गरीब ख़वातीन के लिए जो उनकी सोच, जो हमदर्दी थी, उनका जो विजन था, उसको सामने रखते हुए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो मानसरा के हवाले से मैं ये बताऊं कि अब जब हमें ये दूसरी दफ़ा मिनिस्ट्री मिली, तो अब जो बिना खालिद साहब को ये मिनिस्ट्री मिली, तो मानसरा में तकरीबन 50,000 बेनिफिशरी थे, यानी 50,000 करीब लोगों को इसके पैसे मिलते थे। हमने कोशिश करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों को आगे ला के, हमारी जो ख्वातीन हैं उनको आगे ला के, मैं खुद तकरीबन हफ्ते में 10 दिन के बाद अपने उस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ऑफिस में जाता हूँ, डायरेक्टर के साथ बात करता हूँ, दूसरों के साथ बात करता हूँ। तो हमने इस दफ़ा फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की। तो आप इस बात को सुन के हैरान हो जाएंगी कि इस वक्त मानसरा में 1,40,000 बेनिफिशरी, और ये हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काफियों की और हमारी जो टीम वर्क है उसके नतीजे में हुआ है। और इसमें ये तमाम लोग जो हैं, ये हमने कभी भी नहीं सोचा या सोच रहे हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों। ये क्रॉस द बॉर्डर तमाम मानसरा के बसने वाली वो ख्वातीन हैं जिनका हक बनता है। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है, लेकिन अब जब वहां जाके आप कंप्यूटर के आगे बैठेंगे तो आप समझेंगे कि नहीं, लोग जो हैं ये रूमर पे बात करते हैं। हमने उसके बाद ये फैसला किया कि जहाँ लोग ये कहते थे कि ये उन लोगों को मिलता है जिनका हक नहीं, अब हमने वो सर्वे चेंज कर दिया। अब हर 3 साल के बाद दोबारा सर्वे होगा। और अगर कोई आदमी उम्र पे चला जाता है, कोई आदमी बाहर नौकरी करने के लिए जाता है, उसको ये पैसे नहीं मिलेंगे। ये सबसे अच्छा कदम। और उसके बाद अगर कोई आदमी सरकारी मुलाजिम है, उसको पैसे नहीं मिलेंगे। इससे पहले अगर उस सरकारी मुलाजिम की फैमिली ने वो पैसे लिए हैं, अब ये तमाम डेटा जो कलेक्ट हो रहा है उसके तमाम पैसे वापस करेगी गवर्नमेंट और दूसरे बेनिफिशियरी को देंगे। उसके साथ हमने ये नहीं किया,
हम एक गरीब बच्चों को उस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से उनकी फीस दे रहे हैं। हमने जो हमारी ख्वातीन हैं जो जिनके यहाँ उनको फैमिली वाइज में जिनके यहाँ बच्चा पैदा हो जाता है, बच्ची पैदा हो जाती है, हम 6 महीने का राशन देते हैं। जबरदस्त। बच्ची पैदा होने पे हम उसको 3600 रुपये वजीफा देते हैं, लड़के को 2600 रुपये वजीफा देते हैं। उसके बाद हमारे जो ओल्ड ये बेनिफिशरी हैं उनके लिए हमने हॉस्पिटल के अंदर सहूलत रखी है, उसको मेडिसिन फ्री मिलती है। इस तरह हमारे 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी है। बेशक सर, मैं इस आपके कदम को बहुत ज़्यादा सताऊंगी और मैं बिल्कुल मानसरा की आवाम को ये पैगाम दूंगी कि ये सिर्फ बहुत सारे लोगों ने ये रूमर्स बिल्कुल बेशक मैं इस बात की खुद गवाह हूं के फैलाए हुए हैं कि भाई हमारे सर्वे नहीं हुए और हमें इस चीज़ के पैसे नहीं मिले। तो चूंकि मैंने आपको देखा है, आप ज़ाते खुद लोगों से कांटेक्ट करते हैं और हर एक के सवाल का जवाब देते हैं। तो सर, आपने जब सियासत का आगाज किया, जाहिर सी बात है हर बंदे को हर एक फील्ड में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपने भी बहुत सारी हार्डल्स देखी, स्ट्रगल की, लेकिन सर आप आने वाली नौजवान जो नस्ल है इनको क्या पैगाम देंगे कि इन्हें सियासत में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए मैडम, मैं तो ये समझता हूँ ना कि अगर खिदमत करनी है पाकिस्तान की, अपने इलाके के लोगों की और खासकर पाकिस्तान के गरीब लोगों की, बेशक, तो आप इन्हें जरूर सियासत में आना है। बेशक। उसकी बुनियादी ये वजह है ना, देखें ये पाकिस्तान है, रियासत है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई जनरल बनता है, कोई DPO बनता है, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं। आपको ये तमाम जिम्मेदारों का मैंने नाम आपके सामने रखा है। ये रोड आपको नहीं बना के देते, बिल्कुल। ये प्राइमरी स्कूल, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज आपको नहीं बना के देते, ये आपको नौकरियां नहीं देते, बिल्कुल। ये सारा काम सियासतदान करते हैं। बेशक। ये हमारी तकदीर का फैसला सियासतदान करते हैं, हमें नौकरियां दिलाने का फैसला सियासतदान करते हैं, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू जो है उसको बनाने के लिए सियासतदान का अपना रोल है। अगर जो सियासतदान सियासत को इबादत समझ के ये काम करता है तो मैं बोलता हूँ कि इससे बेहतर फील्ड और कोई हो ही नहीं सकती, और खासकर नौजवानों के लिए। देखें, आप जब तक आपके हाथ में फैसला साजी नहीं होगी और आप किसी के लिए काम नहीं कर सकते तो नहीं होगा। आपके इल्म में है कि जिस तरह इमरान खान साहब और PTI, उन्होंने इस मुल्क के नौजवानों को एक मंजिल का तहीन किया और ये बताया कि हम आपको 50 लाख नौकरियां देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बना के देंगे। तो उस चीजों को देख के पाकिस्तान की पूरी यूथ उनके पीछे चली, और जब ये यूथ ने देखा तो यूथ को कहा कि आपको हर यूनियन काउंसिल के अंदर एक ग्राउंड बना के देंगे, आपके हाथों में जो डिग्री है उनकी नौकरियां मिलेंगी, इस पाकिस्तान में बसने वाले गरीब बच्चों और औरतों को हम घर बना के देंगे। तो ये पाकिस्तान के नौजवान, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उस एक बात की वजह से उन्होंने उनका साथ दिया, उनको इक़्तिदार में लाया। और वो जो लोग कहते थे कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा के यूनिवर्सिटियां बना देंगे, हम यूनियन काउंसिल के अंदर ये ग्राउंड बना के दे देंगे। तो 13 साल के बाद हमारे वो नौजवानों ने कहा है कि हमें जिस लीडर के पीछे हम चले थे उस लीडर को ना तो अपनी मंजिल का पता था और वो ना हमें किसी मंजिल पे पहुंचाना चाहता था। अब वो बेचारे हमारे नौजवान दर बदर की ठोकरें खाते हैं। अब वो ये बोलते हैं कि हमें नौकरियां कौन देगा, वो ग्राउंड किधर चले गए? 13 साल के अंदर तो ग्राउंड नहीं बन सके। तो अब आप देखते हैं कि पाकिस्तान, यानी मैं समझता हूँ कि इस 13 साल के अंदर 50 साल वो पीछे चला गया। अब वो नौजवान जिन्होंने अपने माँ बाप के साथ बगावत की, वो हमारी माएँ, बहनें, बेटियां जो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकली थी, उनके ऊपर इल्जाम लगे जब उन्होंने अपने उसको कायद समझ के अपना सब कुछ कुर्बान किया। लोगों ने अपने बच्चियों ने जेवर बेच के दिए, वो डी चौक में गई, उनके ऊपर इल्जाम लगा कि ये पार्टी नाच गानों वाली पार्टी है, हालांकि उन बच्चियों ने अपने मुस्तकबिल के लिए किया था। अब वो बेचारियां बैठी हैं कि हमारा मुस्तकबिल किधर गया, हमारे ऊपर इल्जाम लगे। एक आखिरी सवाल से मैं इस पॉडकास्ट को वाइंड अप करूंगी। ये मेरा अपना जाती एक सवाल है कि मैंने बहुत सारी सियासी पार्टियों को देखा है, मैं किसी भी पार्टी को हाईलाइट नहीं करूंगी, ना मैं किसी पार्टी के मौकफ से जाके बात करूंगी, लेकिन बजाते खुद को मुझे ये चीज, मेरा अंदर का ये सवाल है, तो आप जैसी शख्सियत मेरे सामने है तो मेरा दिल किया मैं पूछ लूं। सर, ऐसा है कि हमारी पाकिस्तान की सियासत में ना एक पार्टी दूसरी को डिग्रेड करके और खुद को अप्रिशिएट करती है, तो ये आप क्या समझते हैं कि सियासत को जो आज की गाली बना दिया गया है, ये मेरा आखिरी सवाल है, और जो दूसरी को डिग्रेड करके खुद को अप्रिशिएट लोग करते हैं, तो ये एक कैसा अमल है? देखिए, ये इसकी तो मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन जो आप ग्राउंड पे काम करते हैं ना, आप किसी को भी कहें तो वो डिग्रेड नहीं होता। अब हमने आपको, पाकिस्तान की पार्टी ने इस मुल्क को
आइन दिया, मुश्तरका आइन दिया, बिल्कुल बेशक, इसको कौन डिग्रेड कर सकते हैं? कोई भी नहीं। हमने आपको इस मुल्क को महफूज करने के लिए एटम बम की बुनियाद रखी, इसको कौन डिग्रेड कर सकते हैं? हमने ये हज़ारा डिवीजन के अंदर बैठ के हमने आपको पाकिस्तान पार्टी में जिला हरीपुर बना के दिया, जिला एबटाबाद बना के दिया, जिला मानसहरा बना के दिया, हमने आपको डिवीजन बना के दिया, इसको कौन डिग्रेड कर सकता है? हमने यहाँ आपको शबीर के मकाम पे 1 अरब रुपए का कॉलेज बना के दिया, इसको कौन डिग्रेड कर सकते हैं? हम ये कहते हैं कि जो लोग काम करते हैं उनको जो डिग्रेड करता है ना वो खुद डिग्रेड होता है। इस वजह से देखें, हम ये कहते हैं कि अब ये मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाई है, अगर हम उसको डिग्रेड करते हैं लेकिन उसको क्रेडिट जाते हैं कि उसने बनाई है, तो हमें लोगों को जिन्होंने काम किया उनको क्रेडिट देना चाहिए, और जिन्होंने काम करने के हवाले से वोट लिए और इस अवाम को उनको हमें डिग्रेड करना चाहिए। आप में आपका आखिरी सवाल था, और मैं ये बताता हूँ कि देखें इसके पीछे में 13 साल से पीटीआई की हुकूमत है, मैं और आप नहीं कहते, उनके वजीर कहते हैं कि करप्शन हुई, उनका हमारे डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखने वाला स्पीकर ये कहता है कि 40 अरब की नहीं 700 अरब रुपए की करप्शन हुई है। अगर ये 700 अरब रुपया मेरे ऊपर, आपके बच्चों के पूरे इलाके के ऊपर लगता है तो तब्दीली तो आ सकती थी। तो अब हम जरूर कह सकते हैं ना कि ये लोग डिग्रेड है। बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत अच्छा जवाब सर। अब मैं इसी के साथ नाजरीन आपसे इजाजत चाहूंगी, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए पॉडकास्ट में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। Thank you for watching.